Hello students, a very good morning to one and all. We are proceeding in the second parts of the first unit of machine design. In last session, we have covered the design consideration of casting, which is the first part of the manufacturing consideration in design. Okay, now in today's session we will cover the design consideration of forging. तो जैसे कि आपका कास्टिंग में आपका कुछ प्रिंसिपल थे, ठीक है ना। कास्टिंग के आपका डिज़ाइन कंसिडरेशन थे, कुछ प्रिंसिपल थे जिस पे आपका कास्टिंग पे काम होना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे आपका कास्टिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या बेटर रहता है उसमें से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हम लोग लास्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग फोर्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ फोर्जिंग, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्ज कंपोनेंट आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोटिव एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखो, फोर्जिंग वगैरह क्या होती है, या कास्टिंग क्या होती है, मशीनिंग क्या होती है, या फिर ज्वाइनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट ईयर से क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आपने कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके एप्लीकेशन के बारे में बात की जा रही है और डिज़ाइनिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। और कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट है, या कहाँ पे इनका एप्लीकेशन हो एप्लीकेबल है ये, ठीक है ना। और किन सर्कमस्टांसेस में हम लोग इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फोर्ज कंपोनेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोटिव एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। दे आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स। अब जैसे कि इसमें बात की जा रही है किससे बनाया जाता है, बेसिकली ये कहाँ पे हम लोग फोर्जिंग किंग का करते हैं, आपका स्टील करते हैं और नॉन फेरस मेटल्स करते हैं। जबकि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, आपका जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, आपका जो हमने कास्टिंग का हमने पढ़ा था, कास्टिंग का आपका कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा रिकॉल करो एक बार, आप दिमाग के थोड़ा जोर डालो ना। कास्टिंग कहाँ पे करते हैं आपका, एक तो हमने कास्ट आयरन पे करते हैं, कास्ट आयरन हो गया, आपका एल्यूमिनियम एलॉय हो गया, और ब्रास हो गया, ठीक है ना। जनरली ऐसा नहीं कि अदर में नहीं कर सकते हैं, बट जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं क्या होता है, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एलॉयस एंड ब्रास। ओके, देखिए फोर्जिंग किस में होती है आपका, यूजुअली वो स्टील्स में होती है और नॉन फेरस मेटल्स में होती है। ओके, they can be as small as a gazelle pin and as large as a crankshaft। that means कहने का मतलब क्या है, एक छोटी से छोटी रिस्ट पिन या गजन पिन, ठीक है ना, या पिस्टन पिन आप इससे बना सकते हो, फोर्ज कर सकते हैं, या बड़े से बड़ा आप क्रैंक शाफ्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। फोर्ज कंपोनेंट आर यूज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज। ऐसे कौन कौन से केसेज हैं, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेज है जहाँ पे आपका फोर्ज कंपोनेंट हमें यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज moving components requiring light weight to reduce inertia forces। for example, कनेक्टिंग रॉड ऑफ आईसी इंजन। आपको पता है कि जो भी स्ट्रोक्स हैं, जो भी आईसी इंजन के स्ट्रोक्स होते हैं, आपका बेसिकली 4 स्ट्रोक होते हैं ना। सक्शन, यदि 4 स्ट्रोक की बात किया जाए, सक्शन, कंप्रेशन ना, एक्सपेंशन, एक एग्जॉस्ट। तो आपको पता है कि जब डाउनवर्ड क्या बोलते हैं, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट वन जैसे आपका टीडीसी से बीडीसी आता है आपका, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका इनर्शिया आपका काम करता है, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया टोटली किस पे डिपेंड करता है, आपका वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि आपका लाइट वेटेड रहेगा तो इनर्शिया कम से कम होगा, ठीक है ना। तो इनर्शिया को रिड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका लाइट वेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड ऑफ आईसी इंजन होती है वो क्या होता है, वहाँ पे हम लोग फोर्जिंग के थ्रू बनाते हैं, जिससे आपका वहाँ पे जो डेंसिटी है, या कह सकते हैं आपका जो वेट है आपका, वो कम रहता है। ओके, कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव स्ट्रेसेस, components subjected to excessive stresses, for example एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जहाँ पे आपका स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग फोर्ज कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, इसको स्मॉल कंपोनेंट्स दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अदर स्ट्रक्चर और पार्ट। यदि कोई आपका स्मॉल कंपोनेंट है, कोई छोटा कंपोनेंट है, कोई छोटा एलिमेंट है, ठीक है ना, तो उन केस में क्या होता है, वो किसी न किसी अदर कंपोनेंट के साथ अटैच्ड होना चाहिए स्ट्रक्चर में या पार्ट में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हैंड टूल्स एंड हैंडल्स, जैसे हैंडल्स वगैरह होते हैं, आपको पता है कि किसी अदर कंपोनेंट के साथ वो अटैच रहते हैं, ठीक है। ये सारे भी क्या है आपका, ये फोर्जिंग के यूज़ करने का ही आपका यहाँ पे सर्कमस्टांसेस दिखाए गए हैं। फोर्थ वन इज कंपोनेंट्स रिक्वायरिंग प्रेशर टाइटनेस वेयर द पार्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरनल क्रैक्स। जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका वहाँ पे कोई भी इंटरनल क्रैक्स ना हो, कोई भी ब्लो होल्स ना हो, कोई पोरोसिटी ना हो, कोई
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कास्टिंग की जगह हम लोग फोर्जिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम लोग फोर्जिंग का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका वॉल बॉडीज़ दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है components whose failure would cause injury and expensive damage are forged for safety. दैट मीन्स वो कंपोनेंट जहाँ पे भी आपका फेलियर होने के चांसेस हैं, ठीक है, या जिनके कारण से इंजरी हो सकती है या एक्सपेंसिव डैमेज हो सकता है, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो फोर्ज पार्ट है, फोर्ज कंपोनेंट है, वो आपका सेफ्टी रहते हैं, दैट मीन्स सेफ रहते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपका वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, आपका फोर्जिंग का हम लोग यूज़ करते हैं अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। ओके, नेक्स्ट है आपका इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम फोर्ज कंपोनेंट्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी एडॉप्टेड। लास्ट आपका कास्टिंग में भी आपका कई सारे आपके प्रिंसिपल देखे हैं कि किन किन प्रिंसिपल भी आपने वर्क करता है ना, जैसे फिलेट प्रोवाइड करना, किस मटेरियल को आपका यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है ना, थिन सेक्शन आपका कम से कम हो, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो, सारे क्या किस में थे आपका, ये कास्टिंग में, ठीक है। यदि फोर्जिंग में भी आपको कुछ प्रिंसिपल हैं, तो वन बाई वन चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइल डिज़ाइनिंग फोर्जिंग, जब भी हम लोग फोर्जिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं, एडवांटेज शुड बी टेकन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फाइबर लाइंस। ओके, दैट मीन्स आपको पता है कि इनके फाइबर लाइन आपका ब्रेक नहीं होते हैं, तो उससे क्या होती है, हमेशा फोर्ज पार्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है इन केस ऑफ कास्टिंग। जबकि कास्टिंग में क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट रहता है वो क्या रहता है, आपको वो रिगेन करता है ना, सॉरी, दैट मीन्स पूरी तरह से उसके फाइबर हैं वो चेंज हो जाते हैं ना, वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है ना, तो उसका ग्रीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, तो उसके कारण से, और इसमें क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण से इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, आपका ज़्यादा रहती है। द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रैंक शाफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाई थ्री प्रिंसिपल मेथड्स वाया कास्टिंग, मशीनिंग एंड फोर्जिंग। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि क्रैंक शाफ्ट आप कास्टिंग से भी बना सकते हैं, मशीनिंग से भी बना सकते हैं और फोर्जिंग से भी बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है। देयर आर नो फाइबर लाइन्स इन द कास्ट कंपोनेंट्स। आपको मैंने बताया कि आपको कास्टिंग में कोई फाइबर लाइन नहीं रहती है। एंड द ग्रेन्स आर स्कैटर्ड, ग्रेन्स क्या है आपके इधर उधर बिखरे रहते हैं, फैले रहते हैं, दैट मीन्स प्रॉपर उनका कंपोजिशन बाय क्लोज्ड ग्रेन पैक्स नहीं रहते हैं, ठीक है ना, जिससे उसकी स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा हो सके, अच्छी हो सके। In case of component prepared by machining method such as turning or milling, the original fibers line are rolled, stock and broken। आप देखते होंगे जब भी मशीनिंग करेंगे तो आपका ये तो क्या होती है, मशीनिंग में मेटल रिमूवल होता है, तो फाइबर लाइन कर दी जाती हैं, या उस पर आपका हैमरिंग करते हैं या कुछ, तो उससे क्या होते हैं, उससे भी क्या है, फाइबर लाइन्स ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बोलता है, आपका फोर्जिंग ही बचता है। इट इज़ ओनली इन केस ऑफ फोर्ज पार्ट दैट द फाइबर लाइन्स आर अरेंज इन अ फेवरेबल वे। दैट मीन्स जिस वे में हम जिस वे में हम चाहते हैं उस वे में आपका वहाँ पे वो रहते हैं, और स्ट्रेस को विस्टैंड करने के लिए, स्ट्रेस को सस्टेन करने के लिए, किसी भी टाइप का एक्सटर्नल लोड लग रहा हो उसको इजीली ये सस्टेन करते हैं, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ आपका, दैट मीन्स जो फोर्ज कंपोनेंट है उनकी ज़्यादा रहती है। ओके, while designing a forging, the profile is selected in such a way that fiber lines are parallel to tensile forces and perpendicular to shear forces। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है, जब आपने मोहर सर्किट बनाया होगा, डायग्राम भी देखा होगा ना, तो जो भी आपका एक्सियल लोडें रहती है, जो भी टेंसाइल कंप्रेसिव लोड रहता है, उसके हमेशा आपका परपेंडिकुलर ही शेयर फोर्सेस रहते हैं, शेयर स्ट्रेस रहता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका यहाँ पे फाइबर लाइन आपका यहाँ पे दी रहती हैं। ओके, क्लियर है। मशीनिंग दैट कट्स डीप इनटू द फोर्जिंग शुड बी अवॉइडेड। ध्यान रखिएगा, मशीनिंग दैट कट्स डीप इनटू द फोर्जिंग शुड बी अवॉइडेड। दैट मीन्स यहाँ पे जब भी फोर्जिंग में डीप कट को हम लोग अवॉइड करते हैं, अदरवाइज द फाइबर लाइन्स आर ब्रोकन एंड द पार्ट बिकम वीक, जैसा कि आपका मशीनिंग में होता है। तो ये आपका इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों चीज़ दिया हुआ है, कास्ट कंपोनेंट दिया है, मशीन कंपोनेंट दिया है, आपका फोर्ज कंपोनेंट दिया है। तो फोर्ज कंपोनेंट में आप देख पा रहे होंगे ना, इसमें जो आपका इनकी जो फाइबर लाइन है एच डीज है आपका वैसे ही, ठीक है, दैट मीन डाई रख के आपका उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक ले जा करके उसको हैमरिंग कर दिया गया है, और जिस शेप में आप लाना चाह रहे हो फोर्ज कंपोनेंट उस शेप में आ गया है, दैट उसकी फाइबर लाइन ब्रेक नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ये आपका दैट मीन्स जो एनसिस में आप जब देखेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। वहाँ से आप क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ इसकी फाइबर लाइन ब्रेक हुई हैं,
कास्ट और मशीन कंपोनेंट की, जबकि फोर्ज कंपोनेंट की ब्रेक नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वन इज द फोर्ज कंपोनेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद एन एडिक्वेट ड्राफ्ट एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। दैट मीन्स क्या कह रहा है आपका, ये ओरिजिनल शेप है, इसको मॉडिफाइड किया गया, दैट मीन्स ड्राफ्ट, दैट मीन्स पर्टिकुलर ड्राफ्ट एंगल, दैट मीन्स दिखाया गया है अपना अल्फा बीटा। तो एडिक्वेट आपका यहाँ पे प्रॉपर ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट मीन्स ग्रेजुअली डिक्रीमेंट आपका, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होना चाहिए आपका एरिया का या कोई पर्टिकुलर सेक्शन का। ओके, द एंगल्स A and B are draft for outside and inside surface. As the material cools, it shrink. Obvious सी बात है, तो प्रॉपर्टी होती है, खाली एक मटेरियल होता है जो आपका श्रिंक करने के बजाय क्या होता है आपका, वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। इट श्रिंक्स एंड अ गैप इज फाउंड बिटवीन द आउटर सरफेस ऑफ द फोर्जिंग एंड द इनर सरफेस ऑफ द डाई कैविटी, with the result that the draft angle for the outer surface is small. आप ठीक है ना, हमेशा जो ड्राफ्ट एंगल रहेगा वो आउटर सरफेस के लिए वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा इन कंपेरिजन टू इनर। ओके, ऑन द अदर हैंड व्हेन द मटेरियल कूल्स इट्स इनर सरफेस टेंड्स टू श्रिंक एंड ग्रिप द प्रोजेक्टिंग सरफेस ऑफ द डाई। जैसे दैट मीन जैसे ही आपका कूल होता है तो क्या होता है, उस केस में श्रिंक करता है और इसकी जो ग्रिपिंग होगी आपका वो किस डाई के साथ वो क्या करे, उसको ग्रिप करेगा, ओके, पकड़ेगा। विद द रिजल्ट दैट द ड्राफ्ट एंगल फॉर द इनर सरफेस इज लार्जर। यही एक रीजन है जिसके कारण क्या होता है, इनर सरफेस का ड्राफ्ट एंगल आपका लार्जर बना जाता है इन कंपेरिजन टू आउटर सरफेस। ओके, फॉर स्टील्स the recommended value of A and B are 7 डिग्री एंड 10 डिग्री। दैट मीन्स जो अल्फा और बीटा कह लो आपका या ए एंड बी कह लो, दैट मीन्स ड्राफ्ट एंगल फॉर इनर एंड आउटर फाइबर वो आपका दिया गया है ना। इनर फाइबर के आउटर फाइबर के लिए आपका 7 डिग्री होना चाहिए आपका, एंड ड्राफ्ट एंगल जो इनर फाइबर के लिए आपको वो 10 डिग्री। क्लियर है। लेकिन ये आपका एक सर्टेन किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए बोला गया है, जैसे कि किसके लिए, स्टील के लिए। ओके, डिफरेंट मटेरियल के लिए आपको टाइम उसमें डेटा बुक से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फोर्जिंग एज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। जो कि आपका सामने जो फिगर दिया गया है ना वो आपका दिखाया गया है। द पार्टिंग लाइन इज अ प्लेन, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ये आपका है यहाँ पे, ये पार्टिंग लाइन है, ठीक है। ये आपका फोर्ज पार्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, फोर्जिंग की गई है आपका, इनर फाइबर आपका उसी तरह आपका विदाउट डैमेज हुए वैसे ही है, ठीक है ना। There are two important terms related to forging as illustrated in this figure. The parting line is a plane in which the two halves of the forging dies meet and which flash is formed. Okay, a forging plane is a plane which is परपेंडिकुलर टू द डाई मोशन। ऑब्वियस सी बात है, आप देख पा रहे होंगे जिधर स्ट्रेच करता है मटेरियल उसके जस्ट परपेंडिकुलर ही हैमरिंग होती है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेज द पार्टिंग लाइन एंड फोर्जिंग प्लेन कोइंसाइड। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आपका दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं एज इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग फिगर, जैसे कि आपका ये इस फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द location of the parting line. The parting line should be in one plane as far as possible and it should avoid the forging into two equal parts. Okay, when the parting line is broken as shown in following figure, it results in unbalanced forging forces which tends to displace the two dies halves. आप देख पा रहे होंगे आपका इस डायग्राम में, ये काउंटर क्लॉकवाइज आपका यहाँ पे दिखाया गया है, मोशन दिखाया गया है इसका ना, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। क्लियर हो रहा होगा। सच फोर्सेज आर बैलेंस्ड आइदर बाय ए काउंटर लॉक और बाय फोर्जिंग द टू कंपोनेंट्स साइमल्टेनियसली in a mirror image position. A parting line that divides the forging into two halves ensures the minimum depth to which the steel must flow to fill the die impression. मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। इसमें आप एक बार और चाहो तो रीडिंग मार सकते हैं, टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप समझ लोगे। और डायग्राम आपका मस्ट है, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे आपका, ये आपका बेसिकली ज़्यादा आप इसमें है नहीं, ठीक है। तो फोर्जिंग शुड बी प्रोवाइडेड विद द एडिक्वेट फिलेट एंड कॉर्नर एरिया। दैट मीन्स आपका
फिलेट रेडियस हो आपका या कॉर्नर रेडियाई हो, उसके लिए आपका प्रॉपर डायमेंशनिंग होनी चाहिए आपका, ठीक है ना। अ स्मॉल रेडियस रिजल्ट्स इन फोल्ड्स ऑन द इनर सरफेस एंड क्रैक्स ऑन द आउटर सरफेस। यदि आपका क्या है रहा है, बहुत रेडियाई काफ़ी छोटी है, रेडियस छोटी है, तो क्या होगा, एरिया इनर सरफेस में फोल्ड करने की कोशिश करता है, जबकि आउटर फाइबर में क्या होता है, ये यहाँ पे क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। ओके, अ लार्ज रेडियस इज undesirable, particularly if the forge component is to be machined, during which the fiber lines are broken. Okay, sharp corner results in increasing difficulties in filling the material, excessive forging forces, and poor die life. Obvious सी बात है. The magnitude of fillet radius depends upon the material, the size of the forging, and the depth of the die cavity. For moderate size steel forging, the minimum corner radii are 1.5, 2.5, and 3.5 millimeter. For depth up to 10, 25 and 50 mm respectively. That means 105, 205 और 305 के लिए ये जो आपका यहाँ पे जो डेप्थ के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 10, 25 एंड 50 में होनी चाहिए, ठीक है। थिन सेक्शंस एंड रिप्स शुड बी अवॉइडेड इन फोर्ज कंपोनेंट। और बेस बात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही आप हैमरिंग करेंगे तो थिन सेक्शन क्या हो जाएगा, वो टूट जाएंगे। अ थिन सेक्शन कूल्स at a faster rate in the die cavity and requires excessive force for plastic deformation. It reduces the die life and the removal of the component from the die cavities becomes difficult. Obviously इसको निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा, ठीक है ना। For steel forging the recommended value of minimum section thickness is 3 mm, 3 mm ही होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। A properly designed forging is not only sound with regard to strength, but it also helps reduce the forging forces, improves die life, and simplifies die design. Okay, if the design is poor, the best of steel and forging methods will not give a satisfactory component. ये तो हर सब का सारे उसमें होता है, ठीक है ना। यदि प्रॉपर आपका डिज़ाइन नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियस बात है आपका कंपोनेंट आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। ओके, आप इस बार रीडिंग मान लें आप अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो बिल्कुल आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।